नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात करेंगे मऊ की सियासी महाभारत की। जहां सही सुन रहे हैं आप, रामपुर और कुंदरकी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की नज़र एक और मुस्लिम बहुल सीट यानी मऊ पर टिकी है। रामपुर और कुंदरकी की तरह उपचुनाव में मुस्लिम बहुल्य सीट पर अपना वर्चस्व कायम करने की पार्टी की कोशिश होगी। यहां अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा के बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई है। मऊ विधानसभा सीट पर कई साल तक मुख्तार अंसारी का राज रहा। 2022 में मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी यहां से सुभासप के टिकट पर विधायक बने। हालांकि हेट स्पीच के मामले में उनकी सदस्यता जा चुकी है। इस सीट से 5 बार मुख्तार अंसारी विधायक रहे। आसपास के जिलों में भी मुख्तार अंसारी का प्रभाव रहा। उपचुनाव में बीजेपी हर हाल में इस सीट को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। रामपुर और कुंदरकी की तरह उपचुनाव में मुस्लिम बाहुल्य सीट पर अपना वर्चस्व कायम करने की पार्टी की कोशिश होगी। रामपुर और कुंदरकी सीटें बीजेपी ने उपचुनाव में ही जीती थी। आजम खान रामपुर से 6 बार विधायक रहे और 1 बार उनकी पत्नी तंजीम फातिमा जीती। इसे आजम खान का गढ़ माना जाता था, लेकिन आजम के जेल जाने के बाद 2022 में उनकी सदस्यता चली गई। उपचुनाव हुआ तो यहां से बीजेपी के आकाश सक्सेना ने जीत हासिल की। पहली बार रामपुर से कोई गैर मुस्लिम प्रत्याशी जीता। इसी तरह शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद उनके पौत्र जियाउर रहमान बर्क 2024 में संभल से सांसद बने तो कुंदरकी सीट खाली हो गई। इस पर उपचुनाव हुआ तो बीजेपी के रामवीर सिंह ने यहां से जीत हासिल की। अब मऊ में उपचुनाव होना तय हो गया है, तो यह भी देखना होगा कि उपचुनाव में यह सीट सुभासप को ही दी जाएगी या बीजेपी अपना प्रत्याशी उतार सकती है। बीजेपी और सुभासप दोनों एक दूसरे पर भी दबाव बनाएंगे। जिसके टिकट पर चुनाव लड़ा जाएगा उस पर जीतने का भी दबाव होगा। तो मऊ का सियासी महाभारत, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। यह हम क्यों चर्चा करेंगे, इसके पीछे की पृष्ठभूमि हमने आपको बता दी है। अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा हो गई, विधायकी चली गई, मुस्लिम बाहुल्य सीट है, तो अब उपचुनाव बिल्कुल नज़दीक हो सकते हैं। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जो हाल रामपुर का हुआ, कुंदरकी का हुआ, क्या वही हाल मऊ का भी होगा? यह देखने वाली बात होगी। लेकिन मऊ सीट के लिए एनडीए में भी खींचतान संभव है। क्या बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी या फिर उसके अलाए सुभासप अपना प्रत्याशी उतारेगी? हालांकि जो भी प्रत्याशी उतरेगा उस पर इस किले को फतह करने का दबाव जरूर होगा। मऊ की फाइट काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहां पर एक छत्र राज मुख्तार अंसारी का रहा है। उसके बाद अब्बास अंसारी भी यहां से विधायक रहे हैं, लेकिन अब और तब की स्थितियों में काफी अंतर है। ऐसे में अब कौन बाजी मारेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। और मऊ के ताज़ा हालात पर आज अपनी चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता रविंद्र सिंह साहब जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता अश्विनी शाही साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर विनय राय सर भी जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत शाही साहब आपके साथ करेंगे। अपने ओपनिंग कमेंट में यह ज़रूर बता दीजिएगा कि जो पीछे के इतिहास के पृष्ठभूमि से यदि आगे की जीत या रणनीति के बारे में कुछ सोचा समझा जाए तो उससे इशारा क्या साफ हो सकता है कि जो हाल रामपुर का हुआ, कुंदरकी का हुआ, वही मऊ का भी होगा? शाही साहब। जी देखिए, उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभालने के उपरांत परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। परिस्थितियां अब जो है ये दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश की जनता को
कि उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, शहर-शहर में विकास की जो है गंगा बह रही है। तो अब जनता भी प्रबुद्ध, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ प्रबुद्ध जनता है, वो देख रही है। और वही उसी के उपरांत जो आपने रामपुर कुंदरकी की बात की और उसके बाद हम आ रहे हैं बीकापुर की भी बात आप जोड़ लीजिए। तो ये सारे चुनाव बता रहे हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कुशल प्रबंधन, कुशल नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हम लोगों को आज उत्तर प्रदेश निवासियों को एक छतरी के नीचे ले आकर कि विकास के लिए ये लोग सोचते रहे हैं, विकास के लिए बने हैं और विकास कर रहे हैं, वही दिखाई दे रहा है हर जगह। चाहे हमारी कोई भी योजना हो, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर चलती है। उन योजनाओं को हम लागू करने में गुरेज नहीं करते हैं। वहां हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं करते हैं। हाँ, कुछ परिवारवादी पार्टियां हैं जो कि अपने आप को खींच के कभी पीडीए के नाम पर ले जाती हैं, कभी एमओआई समीकरण पर ले जाती हैं, कभी कोई किसी और समीकरण पर ले जाती हैं। लेकिन जनता जो है उनको भी समझ चुकी है कि वो क्या सोचते थे और क्या करते थे। और आज भी माननीय योगी जी क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और क्या करने का वही तत्पर रहते हैं कि जो उन्होंने किया। आज उत्तर प्रदेश लैंड लॉक स्टेट जो है, जी। आज 13, 14 एक्सप्रेस वे वाला पूरे देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला शहर है। वाटर वेज आपके यहाँ चालू हो गया। आप देखिए अभी जो वहां से हमारी पाकिस्तान से जो एक छोटा सा द्वंद्व हुआ, उस द्वंद्व में हमारी जो मिसाइल जिसने तबाही मचाई वो उत्तर प्रदेश में बन रही है। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया के जगह पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हमारा हावी है। तो चीजें इतनी बदल चुकी हैं कि 7-8 साल में जो उत्तर प्रदेश में विकास की जो एक नए आयाम के तरफ उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं और भी कुछ खोज रहे हैं तो पूरा करने के लिए। तो हमें मऊ की स्थिति में देखने में कहना चाहता हूं कि मऊ में चूंकि हम लोग जो है मऊ के सटे ही जिलों से रहने वाले हैं, वहां पर ये दिख रही है कि अब वो बात नहीं कि एक बाद की यहाँ पर परिवार या के वजह से अब वो खत्म हो चुका है, खंड खंड हो चुका है। ठीक है शाहिद साहब, मुख्तार अंसारी के नाम पर लोग थे, अब वो सब समाप्ति के आधार पर है, इनको भी सजा हो गई। आने वाले चुनाव में फिर कोई कमल का फूल वहां पर खिलाने वाला हमारा कोई कार्यकर्ता तैयार होगा। ठीक है, ठीक है। रविंद्र सिंह साहब, क्या परिस्थितियां वाकई में इतनी बदल गई हैं कि एक के बाद एक गढ़ माने जाने वाले वह सभी किले ढह रहे हैं? बात चाहे रामपुर की जाए, कुंदरकी की जाए या भविष्य में मऊ की जाएगी। ऐसे में आप कितने आश्वस्त हैं कि जो हो रहा है वह नहीं होगा और जो नहीं हो रहा है एक बार फिर से हो सकता है? जी बस अभी तो मैं बताता हूँ अभी आपको। एक स्टेटमेंट आया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। सच में बदली हैं। 74 से घट के 33 पे आ गए हैं लोकसभा में और विधानसभा में 312 से घट के 255 पे आ गए हैं। आईपीएस फिरौती मांग रहा है, एसओ थाने में बलात्कार कर रहा है, आईएएस अरबों रुपए का घोटाला कर रहा है, आईआरएस एक दूसरे की हत्या का प्रयास कर रहे हैं। ज्यादातर आईएएस के पद खाली है, इतना बदला है। ठीक। 8 साल में एक भी जनहित का काम अगर गिना दें, खाली गोल गोल ना घुमाए, एक जनहित का काम गिना दें। 8 साल में हुआ क्या है जो केंद्र सरकार का आंकड़ा बताता है? सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी में 36 स्टेट्स में से 32वें नंबर पे, समाचारों पे सेंसरशिप, पत्रकारों का उत्पीड़न, जेल में बंद, विज्ञापन पे अरबों रुपए लुटाना, इसके सिवा कुछ नहीं हुआ। अब होता क्या है, अभी आपने जो कुंदरकी पकड़ा है, जरा कुंदरकी का सुन लीजिएगा, इससे स्पष्ट हो जाएगी कि रणनीति। बोल लीजिए सर। कुंदरकी में जब 22 का चुनाव हुआ था तो 2,71,000 वोट पूल हुए थे, लेकिन जब उपचुनाव होता है तो मात्र 2,22,000 वोट पूल होते हैं, जबकि 30,000 वोट बढ़ जाते हैं। 30,000 वोट बढ़ने के बाद भी 50,000 वोट कम पूल होते हैं। पुलिस लगा दिया जाता है, पीठासीन अधिकारी लगा दिया जाता है, वोट ना पूल हो और हमें डालो। उस 22 के चुनाव में हमारे प्रत्याशी 1,26,000 वोट पाते हैं, उसके अगले उपचुनाव में हमारे प्रत्याशी 26,000 वोट पाते हैं।
ये तो कोई भी आदमी किसी को बता दीजिएगा तो इनकी रणनीति समझ में आएगी। ऐसा ही मिल्कीपुर में किया, ऐसा ही मीरापुर में किया, बीकापुर में तो चुनाव हुआ ही नहीं था। तो ये जो इनकी स्ट्रेटजी है चले। रही बात मऊ की, तो हमारा प्रत्याशी तो घोषित है, अभी यही लड़ ले, सुभाषपा लड़ ले और बीजेपी लड़ ले। अरे सुभाषपा को बतावे, ये जो बता रहे खानदानी उनदानी बता रहे हैं ना, सुभाषपा को बताए खानदानी उनदानी मत लेके आना। ठीक है, ये सुभाषपा को बताने की जरूरत है। हम तो खानदानी है, खानदानी लेके आएंगे और खानदानियों की सुरक्षा करेंगे और खानदानियों को जिता के भी आएंगे। ठीक है, जनता के बीच एक्सेप्टेंस किसकी होगी यह भी लिटमस टेस्ट होगा ही। विनय सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या भारतीय जनता पार्टी की विकास का आकर्षण इतना बड़ा है कि जो गंगा जमनी तहजीब की बात की जाती है, वाकई में अब गंगा जमनी तहजीब देखने को मिलेगी और वही मिसाल कायम हो पाएगी जो रामपुर और कुंदरकी में हुई होगी? क्योंकि कहने का यह भी आशय है कि तमाम बीजेपी के नेता यह कहते हैं कि भाई मुस्लिम वोट उन्हें कम मिलता है, लेकिन मुस्लिम बहुल सीट पर जीत का परचम भी लहरा दिया जाता है। यह अपने आप में विरोधाभास भी है। सर देखिए, जीत हार का पैमाना कोई गंगा जमनी तहजीब से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। सीधे तौर पे जानिए, पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से चुनाव लड़ती है और उत्तर प्रदेश की सियासत को अगर आप समझें, कास्ट बेस पर ज्यादा चुनाव यहाँ फोकस होता है। अगर पहले भी आप देखें तो एक समय था कि दलित मतदाता एक थोक मतदाता के तौर पे बीएसपी को वोट बैंक माने जाते थे। उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया तो मुस्लिम प्लस जो अपर कास्ट को उन्होंने टिकट दिया, उसके बलबूते पुनः 2007 में सरकार भी बनाई। लेकिन जब आमने सामने लड़ाई होती थी सपा बसपा की, तो लोग जब सपा से उठते थे तो बसपा वोट देते थे, बसपा से उठते थे तो सपा वोट देते थे। लेकिन जिस तरीके से 2017 का चुनाव परिणाम आया और उसमें खास तौर से मैं कहूंगा उस समय एक सबसे बड़ा जो हथियार अपना चुनाव में जीता, एक तो मोदी ब्रांड, मोदी का चेहरा, और दूसरा उस समय उज्ज्वला स्कीम चलाई गई जो कि एक तरह से गरीब ग्रामीण जो मतदाता थे उनको लगा कि हमको भी गैस का सिलेंडर सरकार ने मुफ्त में दिया है। उसके बाद अनाज की योजनाएं आई सामने। लेकिन आज का जो चुनावी परिप्रेक्ष्य है, अगर उपचुनाव को हम चर्चा में ला रहे हैं तो उपचुनाव हमेशा ऐसा माना जाता है कि सरकार का होता है। अगर विपक्ष जीत जाए, कि मान के चलिए कि सरकार के खिलाफ या तो व्यापक नाराजगी है या तो वहां के प्रत्याशी के प्रति व्यापक नाराजगी है। जैसे दारा सिंह चौहान का चुनाव हुआ, उसमें सीधे तौर पे था कि स्थानीय जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो भी चाहते थे दारा सिंह चौहान को टिकट दिया जाए और इसी का परिणाम हुआ दारा सिंह चौहान चुनाव हार। लेकिन आज की तारीख में जो मऊ का परिप्रेक्ष्य है, अगर आप देखेंगे तो लगातार उस सीट पर 25 साल से पहले मुख्तार अंसारी और फिर उनके बेटे अब्बास अंसारी का दबदबा रहा। लेकिन पिछले चुनाव में अगर करेंगे, पिछले से पिछला जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे वहां लगभग 86,000 वोट पाए थे। आज का जो परिप्रेक्ष्य है इसमें देखना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन, क्योंकि कांग्रेस भी उसका पार्टनर है, क्या उसमें गठबंधन बनता है? और सपा अगर प्रत्याशी उतारती है तो क्या वो अंसारी परिवार से किसी को लेके आती है? क्योंकि अब्बास अंसारी तो चुनाव लड़ नहीं सकते, उनके जो दूसरे भाई उमर है, क्या उनको प्रत्याशी बनाती है या कोई स्थानीय जो मऊ का है उसको प्रत्याशी बनाती है? और भारतीय जनता पार्टी और छड़ी में भी द्वंद्व है। हो सकता है ये सीट चुपचाप राजभर जी को दे दी जाए, क्योंकि सीट राजभर जी की थी, अब्बास अंसारी राजभर जी की पार्टी से चुप विधायक थे। ऐसी कंडीशन में जब चुनाव होगा, सरकार की प्रतिष्ठा जरूर दांव पर होगी, लेकिन ये जरूर देखना होगा कि वोटों का पोलराइजेशन किस तरीके से होता है। और अगर अंसारी परिवार से कोई नहीं आता है और स्थानीय स्तर पे किसी को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है तो लड़ाई काफी रोचक हो सकती है। और ये कल्पना करना कि अंसारी परिवार के अलावा कोई और वहां सर विधायक बनकर जीते, ये अपने आप में अनूठी बात भी होगी। इस पूरे चर्चा को हम आगे जरूर जारी रखेंगे। लगातार मऊ के सियासी महाभारत की हम चर्चा करें, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाही साहब, रुख आपका करेंगे। देखिए, अब जो होना था सो हो गया, आगे क्या होगा भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं उस समीकरण के हिसाब से आप बता दीजिए सर कि सुभाषपा के कैंडिडेट को टिकट मिलेगा या भारतीय जनता पार्टी अपना कोई प्रत्याशी उतार सकती है, और कौन सा वह प्रत्याशी होगा जो अंसारी परिवार के इतिहास को एक तरह से चैलेंज करने के लिए उस कद का होगा जो वहां पर इस बयार को बदल सके? देखिए, अभी जो हुआ और जो आगे होगा ऐसा नहीं है कि इतिहास गवाह है कि बहुत बड़े बड़े लोग जो जिनका जो है 5-5, 6-6 बार जीते चुनाव, उसके बाद चुनाव हार गए। तो ऐसा नहीं है कि उनकी शहंशाहियत चली आ रही है मुख्तार अंसारी की। एक छोटे से कार्यकर्ता ने बहुत बड़े बड़े नेताओं को हराया है।
तो भारतीय जनता पार्टी में रोने की आदत नहीं है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी रोती है, चुनाव जीतने के बाद सब कुछ सही हो जाता है, चाहे वो ईवीएम हो चाहे प्रशासन हो। चुनाव हारने के बाद ईवीएम भी खराब हो जाती है, प्रशासन भी खराब हो जाता है, बहुत कुछ चीजें होती हैं कुंदरकी में। अगर हम चुनाव जीत गए तो समाजवादी पार्टी को जो है 1,26,000 और 26,000 याद आ रहा है। हमेशा उपचुनाव में वोटिंग कम होती है, ये ट्रेंड रहा है। हम क्षमा चाहते हैं कि मेरे मुंह से मिल्कीपुर की जगह बीकापुर निकल गया था। मिल्कीपुर में भी हमने चुनाव में देखा कि किस तरीके से जो अयोध्या नरेश थे, अयोध्या नरेश की नरेशियत चली गई बीकापुर में, सॉरी मिल्कीपुर में, फिर बीकापुर निकल गया। मिल्कीपुर में जो है उनकी नरेशियत निकल गई। अखिलेश जी तो उनको अयोध्या नरेश, राजा रामचंद्र की जगह उनको अयोध्या नरेश कह रहे थे। तो ये लोग जो है ये पहली बरसात के मेढक की तरह हैं कि थोड़े से आसार नजर आए और टर चालू हो गया। लेकिन अब तो वास्तविक जमीन परिस्थितियां बदल चुकी हैं। कोई माने ना माने, सावन के अंधे को सब अंधा हरा हरा दिखाई देता है। तो उसी तरीके से अभी इन लोगों को दिख रहा है कि यादव और मुस्लिम हमारे साथ हैं तो हमारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं। लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा छेद कर दिया है, जिससे कि अब होने वाले सभी चुनावों में समाजवादी पार्टी की एक जो है जो सतही वास्तविकता थी वो उजागर हो गई है कि बस ये इतने लायक ही हैं। और कुंदरकी मिल्कीपुर की सीट ने तो खैर बता दिया है। बाकी रही लोकसभा चुनाव की और उसकी, सरकार में हम दिल्ली में बैठे हैं तो भाई 10-20 सीटें कम हो गई हमारी। मैं मानता हूं कुछ ना कुछ, अभी विनय जी ने एक बहुत शानदार विश्लेषण किया कि भाई या तो प्रत्याशी की कमी रही या पार्टी का जनाधार खत्म हुआ। तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो मुझे नहीं लग रहा कि पार्टी का जनाधार खत्म हुआ, हो सकता है कि प्रत्याशी वहां पर हमने कुछ गलती कर दिया। लेकिन अब आने वाले चीजों में जैसे कि धीरे धीरे आप इसमें बढ़ रहे हैं, कुंदरकी से लेकर उपचुनाव का, तो आप देखिए 255 सीटें अगर हमारे पास है, सरकार तो हमारी ही है। ये तो 111 लेके नीचे ही रह गए। इन्होंने बहुत जोर लगाया। विकास की बात करते हैं ये लोग, विकास में माननीय मुख्यमंत्री जी का कहीं दूर दूर तक ये लोग पकड़ नहीं सकते हैं, उनकी परछाई नहीं पकड़ सकते हैं ये लोग। जो उनकी सोच है, जो वो काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो समाजवादी पार्टी एक परिवारवादी पार्टी है और परिवारवादी पार्टी की वो परिपाटी हम तोड़ रहे हैं और तोड़ चुके हैं। और वही मुख्तार अंसारी के परिवार की परिपाटी को भी तोड़ने में हम सफल होंगे इस बार। और रही बात, अंतिम एक सवाल आपका था कि किसको जाएगा, तो ये देखिए ये एनडीए का मामला है। तो भाई अगर हो सकता है कि ये छड़ी चुनाव चिन्ह ओम प्रकाश राजभर जी का था, उनके प्रत्याशी थे। पार्टी अगर डिसाइड करेगी, अभी तो बहुत दूर है, अभी कब चुनाव घोषित होगा, कब हम बैठेंगे, हमारी जब कब डिसीजन होगा वो अलग चीज है। लेकिन अगर जहां तक देखा जाए एथिक्स कहते हैं तो शायद उन्हीं को चला जाए, या हो सकता है कि दोनों में बातचीत हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े। तो ये अभी आने वाले दिनों की बात है, अभी इसको कहना बहुत उचित नहीं होगा। ठीक है सिंह साहब, कॉन्फिडेंस से लबरेज हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी, और यदि सुभाषप के पास भी टिकट चला जाए तो उन्होंने भी साफ तौर पर अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि भाई अंसारी खानदान से किसी व्यक्ति को वह टिकट नहीं देंगे। ऐसे में आपने तमाम रणनीतियों की बात की कि क्या हो रहा है, लेकिन बाईपोल्स अगर होते भी हैं तो उसमें जिस तरफ विनय सर ने इशारा किया कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको एडवांटेज होता है, तो उस एडवांटेज के बेसिस और इन तमाम समीकरणों पर यह समझा जाए कि अब मऊ के लिए भी दिल्ली दूर है आपके लिए। भाई साहब, जो कॉन्फिडेंस की बात आपने कही कि एक सीमा से ज्यादा बढ़ के भारतीय जनता पार्टी वालों में कॉन्फिडेंस, जब उनके प्रधानमंत्री के खून में सिंदूर बहता है तो इससे बड़ा और कॉन्फिडेंस क्या हो सकता है। उसी कॉन्फिडेंस के तहत ये सारी बातें कही गई हैं। जब तक मऊ की बात रही तो मऊ की जो लोकसभा सीट है घोसी, हम जीत चुके हैं। मऊ में ही विधानसभा सीट है घोसी, हम जीत चुके हैं। हमारे जीतने के बाद भी मऊ में एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, एक कताई मिल थी वहां पर, कताई मिल बंद हुए लगभग 25 साल हो जा रहा है, आज तक नहीं खुला। योगी जी ने घोषणा किया था हम कताई मिल खोलेंगे, और बनारस में घोषणा किया था प्रधानमंत्री जी ने कि हम कताई मिल को चालू करेंगे। ये दोनों फ्लॉप निकला, जुमला निकला। मोदी जी ने बनारस में घोषणा किया था कि हम बुनकरों को स्थितियां पैदा करेंगे और हवाई जहाज में बैठ के बुनकर हमारे घूमेंगे। बुनकर भूखों मर रहे हैं। मऊ से लेके आजमगढ़ से लेके बनारस तक के बुनकर जो बनारसी साड़ियां बेचा करते थे, बनाया करते थे, और पूरे विश्व प्रसिद्ध हुआ था। अब आपको खोजे बनारसी साड़ियां नहीं मिलेंगी।
क्योंकि सूरत की साड़ियां बेचना था नरेंद्र मोदी को। इसलिए हमारे बुनकरों की हालत खराब कर दिया उन्होंने। तो कताई मिल, बुनकर और वहां की सड़कें, ये तीन इतनी बड़ी समस्या है कि इसका निराकरण नहीं कर पाई है केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। यह स्थानीय समस्या है। अब मऊ की जो तीसरी बड़ी समस्या है, जो जातीय संघर्ष वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराया गया, उसके नाते जो विश्वास है जनता में और घटा है, उसी का परिणाम रहा घोषी लोकसभा और विधानसभा। तो इस प्रकार से हम पूरी कोशिश करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जीत के आएंगे। आत्मविश्वास तो चूंकि हमारे रगों में सिंदूर नहीं भरा है, तो आत्मविश्वास तो नहीं कह सकते, लेकिन इस लड़ाई में हम जरूर जीत के आएंगे। उनकी लड़ाई और सुभाषपा और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी में चलती रहेगी। ठीक है, लड़ाई के लिए तैयार रहिए, आपको रहने का वक्त है। ठीक है, जल्दी से शाही साहब आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद विनय सर के पास जाते हैं। सिर्फ दो तीन बातें कहनी है। देखिए, समाजवादी पार्टी किस तरीके से अभी कहा गया कि 25 सालों से बंद है। भाई 12 से 17 तक तो सरकार रही ना, तो क्यों नहीं वो कताई मिल चालू हो गई थी। सारा दोष चलिए मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का है, अच्छी बात है। दूसरी बात, सड़कों के मामले में अगर हिंदुस्तान में सबसे बेहतर हैं हम, और आज भी कोई अपने आपके संवाददाता और विनय जी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में सड़कें कहां कहां बन रही हैं, कहां कहां नहीं बन रही हैं। कोई बाहर का नहीं है, सभी लोग उत्तर प्रदेश के ही हैं, तो अछूता नहीं है, वहां भी दिखाई देता है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पैदा करने वाले आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो बनारसी साड़ियों की लगभग 45 से 50 देशों में धूम मची हुई है, उसको नहीं देख पा रहे हैं और अपने माफियाओं के चक्कर में रह जाते हैं। जिनके खून में मुस्लिम तुष्टीकरण भरा हो, वो सेना के वाला सिंदूर कहां देख पाएगा? ठीक है, वो तो प्रधानमंत्री को जो है इस तरीके से कहेगा ही, सेना का शौर्य पराक्रम नहीं दिखेगा। ठीक है, ओके विनय सर, अब देखिए तमाम विषमताओं की ओर इशारा किया है सिंह साहब ने भी, तो क्या ये विषमताएं जो उनको दिखाई दे रही है वह जमीन पर जनता को दिखाई नहीं दे रही है क्या? क्योंकि मैंडेट तो भारतीय जनता पार्टी को खूब जा रहा है, और ऐसे में वह इलाका मऊ का, यहाँ पर तो हिंदुओं का भी समर्थन मुख्तार अंसारी साहब और उनके परिवार वालों को मिलता रहा है, मुसलमानों का भी मिलता रहा है, तो ऐसे में क्या उम्मीद की जाए, क्लीन स्वीप है या कोई टफ फाइट होगी? देखिए, समीकरण के आधार पर अगर बात करेंगे तो इस समय इंडिया गठबंधन को लगेगा कि उनकी बल्लेबंदी। कारण क्या है? अयोध्या उनके पास, अम्बेडकर नगर उनके पास, घोसी उनके पास, आजमगढ़ उनके पास, लालगंज उनके पास, चंदौली उनके पास, गाजीपुर उनके पास, बलिया उनके पास। इसका मतलब ये नहीं अब चारों जगह से आप जीत गए तो एक विधानसभा आप जीत जाओगे। हर चुनाव अलग अलग मुद्दे पर लड़ा था, अलग अलग समीकरण बन जाते। उसी समय पर दारा सिंह चौहान बहुत मजबूत प्रत्याशी थे, लेकिन आम जनता को था कि हमको दारा सिंह चौहान को सबक सिखाना है। दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए, पूरी सरकार की ताकत लगी, पार्टी लगी, लेकिन नहीं जीत पाए। अब देखना यह है कि जो गठबंधन, जो एनडीए की बात आ रही है, किसको पहले प्रत्याशी बनाया जाता है। और मैं विपक्ष से भी कहूंगा कि शाम गुजरने के बाद लकीर पीटने की आवश्यकता नहीं है। इस रिफरेंस पे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि मेरे शरीर में सिंदूर बह रहा है, अगर उसी को आप पकड़े रह जाएंगे तो मुद्दे से भटक जाएंगे। जिस समय उसकी आलोचना करनी थी उसकी आलोचना करिए, अब चुनाव है, उस चुनाव के समीकरण पर काम करिए। 2 साल बाद आपको विधानसभा लड़ना, उसके समीकरण की आप तैयारी करिए। केवल सत्ता पक्ष सभ्यों को अगर गिनने में लग जाएगा, उनके बयानों में उलझ जाएंगे, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। हर आदमी को कामयाबी की अपनी राह चुननी होती है, अपने राह पर चलना होता है। केवल दूसरे कमी निकालेंगे तो उसी के मुद्दे पर डिस्कशन करके खत्म हो जाएगा मुद्दा। और ये तो मानना पड़ेगा कि इस समय वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की सरकार है वो कानून व्यवस्था को मुद्दा बना के चुनाव लड़ रही है, और मुख्तार अंसारी के न रहने से ये कम से कम मऊ में इस बार मुद्दा नहीं बनने वाला। इसलिए देखना ये है कि इंडिया गठबंधन किसको चुनाव मैदान में उतारता है और एनडीए किसको उतारती है। अगर एनडीए की तरफ से राजभर जी के सुपुत्र मैदान में आ गए तो समीकरण कुछ और हो जाएगा, क्योंकि इन लोग का जो बयानबाजी का दौर है, जो बयान कई बार आहत कर देते हैं आम लोगों को, जो डिवाइड करके पॉलिटिक्स करने का काम करते हैं, वो भी कई बार नुकसान खा जाते हैं। और मुझे लगता है कि जब प्रत्याशी सामने आ जाए तब इस पर समीक्षा बेहतर हो पाएगी कि जनता का मिजाज क्या है और किस तरह का परिणाम आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर प्रत्याशी सेंट्रिक ये पूरा इलेक्शन अपनी धारा में बहेगा, लेकिन देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिर अंसारी गढ़ की सीट को और उस किले को कौन भेजता है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का अपना वक्त देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मऊ का सियासी महाभारत और संग्राम बस छिड़ चुका है।
अब जब भी चुनाव हो, लेकिन जब चुनाव होंगे तो कैसे समीकरण बनेंगे, कैंडिडेट्स किसके होंगे और कौन वह व्यक्ति होगा जो वहां पर एक नए इतिहास को रचेगा, यह देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।